बाती से जलते हैं हम, बाती से जलते हैं हम, अंधेरों में भी दीप जलाए रखते हैं। बाती से जलते हैं हम, अंधेरों में भी दीप जलाए रखते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी चलते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी चलते हैं। सवालों की लौ, जनता के सवालों की लौ हमेशा जलाए रखते हैं। ये काम है पत्रकारिता का। और अभी 5 दिन पहले राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस भी था, नेशनल प्रेस डे भी मनाया गया, तमाम शुभकामनाएं दी गई, तमाम बधाइयों के संदेश चले। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या प्रेस आजाद है? क्या प्रेस अपना काम ईमानदारी से कर रही है? मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, इसका मीडिया, उसका मीडिया, तमाम चिल्लम पाव और सवालों के शोर के बीच कहीं ना कहीं इस पर मंथन किया जाना भी जरूरी है। क्योंकि 2025 में भारत को जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है उसमें 151वां स्थान मिला, यानी 151। इस मामले में श्रीलंका और बांग्लादेश हमसे बेहतर स्थिति में है। वहाँ की मीडिया जो है, श्रीलंका और बांग्लादेश की मीडिया, उनको भी हमसे बेहतर स्थिति में बताया गया है और भारत उससे नीचे। तो ऐसे में जानना जरूरी है कि भाई ये सब हो क्या रहा है और क्या ये स्थिति पहले भी थी या ये स्थिति यकायक बन पड़ी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केशव चंदोला जी, जो 5 दशकों का पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं। इंदिरा युग से लेकर मोदी युग, हर एक युग को बहुत बारीकी से समझा है, उसका अध्ययन किया है, उसका एनालिसिस किया है। अब हम सीधा इन्हीं से जान लेते हैं, तमाम सवालों के जवाब लेंगे। जनता के मन में जो जिज्ञासाएं हैं, क्योंकि मैं तमाम कार्यक्रम कवर करके आता हूं, मैंने वकीलों का भी प्रोटेस्ट कवर किया, वहां भी सवाल यही थे वकीलों के अंदर कि भाई मीडिया तो मैनेज है, 1100 करोड़ रुपए में मैनेज है, तो क्या वाकई मीडिया मैनेज है या मीडिया स्वतंत्र रूप से भी अपनी भूमिका लोकतंत्र में निभा रहा है? सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। मैंने जो बताया चीज़ वही है, क्या मीडिया स्वतंत्र है? क्योंकि आप 5 दशकों का आपको अनुभव हो गया है, आपने मोदी युग से लेके, इंदिरा युग से लेके, तमाम वीपी सिंह और तमाम सरकारों को युग देखे हैं और बहुत करीब से समझा है देश की राजनीति को। क्योंकि मैं एक प्रदर्शन कवर करके आया वकीलों का, उत्तराखंड में जो वकील है, 5000 रजिस्टर्ड वकील हैं, वो अपने चैम्बर की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। जब मैं वहाँ गया तो कुछ इस तरह के स्वर सुनाई दिए, क्योंकि नकारात्मक सकारात्मक बातें हमें सारी बातें रखनी चाहिए प्लेटफॉर्म पे, ऐसा मुझे लगता है। अगर हम लोगों से सवाल पूछते हैं तो हम पर सवाल उठते हैं तो हमें जवाब देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। कहा कि मीडिया मैनेज हो रहा है, मीडिया बिक गया है। तो आपको लगता है कि मीडिया बिक गया है या मीडिया अभी बिका नहीं है? मीडिया को कोई खरीद नहीं सकता है, कभी नहीं खरीद सकता है। थोड़ा बहुत दबाव बना सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादा दबाव आप नहीं बना सकते। हाँ, ये सत्य है कि आज भारत का मीडिया स्वतंत्र नहीं है, ये सच है। वो बहुत दबाव में इस समय काम कर रहा है, ये भी सही है, लेकिन उसे खरीदा नहीं आ सकता। आज भी हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे यहाँ विद्वान पत्रकार बहुत हैं, बहुत अध्ययनशील लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इसलिए वे अपना ज़मीर बेच देंगे, ऐसी कल्पना हम नहीं कर सकते। तो इस पार्टी का, उस पार्टी का पत्रकार, बीजेपी का पत्रकार, कांग्रेस का पत्रकार, समाजवादी पार्टी का पत्रकार, बहुजन समाज पार्टी का पत्रकार, लोक जनशक्ति पार्टी का पत्रकार, तेलुगु देशम पार्टी का पत्रकार, शिवसेना का पत्रकार, इसका उसका, तो पत्रकार को इतने धड़े में बांट जो दिया गया है, क्या आपके समय में भी क्या आप लोगों को बांट दिया जाता था कि भाई चंदोला जी उस पार्टी के, मिश्रा जी उस पार्टी के, शुक्ला जी पत्रकार है वो उस पार्टी के? ये क्या परिपाटी चली ही आ रही है शुरू से? क्या हमेशा मीडिया पे ही सारा दारोमदार, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है तमाम चीज़ों के लिए, या मीडिया से अपेक्षा बहुत पालती है पब्लिक? क्या ये रीज़न है? छोटे छोटे प्रलोभनों में पहले भी लोग झुकते रहे हैं, लेकिन जिस तरह के लांछन आजकल लगते हैं,
इतना नहीं झुकते थे पहले। इस समय लोगों का छोटे छोटे प्रलोभनों के कारण झुकाव ज़्यादा हो गया, ये तो सत्य है। आज हमारे सामने चुनौतियां ज़्यादा हैं, हमारे पास साधनों की कमी है, अवसर कम है, और राजनीतिक विधा ऐसी हो गई है कि वो हमारी स्वतंत्रता में अक्सर कुठाराघात करती रहती है। ऐसी परिस्थिति में लगता है कि हम स्वतंत्र नहीं, लेकिन पूरी तरह से हमको दबाव में नहीं दिया जा सकता। हमने देखा पत्रकार, मैं अक्सर एक शेर हमेशा बोलता हूँ, है महीन इस अखबार का हर एक मुलाजिम भी खुद खबर है और दूसरों की खबर लिखता है। तो कहीं ना कहीं पत्रकार जो है वो दूसरों की खबर लिखते लिखते या खबर रखते रखते खुद खबर हो गए हैं। ठीक कहा। मजीठिया वेज बोर्ड का मामला आया, लोगों ने कहा कि भाई पत्रकारिता जो थी वो एक ज़माने में पैशन हुआ करता था, प्रोफेशन हो गया। अब पत्रकारिता जो है वो सीटीसी में बढ़ गई है कि भैया मेरा पैकेज कितने का है, मुझे ये बताओ। तो कहीं ना कहीं जो लाला हैं, जो अखबार चला रहे हैं, इनके बीच में एक विरोधाभास देखने को मिलता है। हमने जनसत्ता का वो दौर भी देखा है जब संपादक जो मार्केटिंग टीम थे उनसे लड़ जाते थे, संपादक जो थे मालिकों से लड़ जाते थे कि भाई कृपया इस काम में आप हस्तक्षेप ना करें, ये पत्रकारिता जो है इसमें आपका हस्तक्षेप नहीं करेंगे आप। लेकिन अब हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो लाला है, जो अखबार चला रहे हैं, वो पूरी तरह से सिस्टम में शामिल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जनता तो कहेगी ना कि भाई कहीं ना कहीं सारे जो न्यूज़ चैनल हैं, सारे जो न्यूज़ अखबार, जो सारे अखबार हैं, बड़े बड़े अखबार हैं, जो वो कहीं ना किसी लाला के अधीन है, किसी ना किसी पूंजीपति के अधीन है। तो ऐसे में कैसे उम्मीद करे जनता कि पत्रकार, वहाँ पे काम करने वाला पत्रकार जो है वो स्वतंत्र रूप से अपनी कलम चला लेता होगा, वो स्वतंत्र रूप से काम कर लेता होगा? ये सवाल तो उठेंगे ना चंदोला जी। सवाल सही है आपका, प्रासंगिक भी है, और सच्चाई ये है कि आज के दौर में पत्रकार को उसका मान सम्मान और मानदेय जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। मजीठिया वेज बोर्ड, मजीठिया वेज बोर्ड तो क्योंकि आप परिकल्पना में है। आप स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जी जी। तो कहीं ना कहीं इतने संगठन बन गए हैं, पत्रकार भी बोलते हैं संगठन हमारी आवाज़ नहीं उठा रहे। तो मजीठिया वेज बोर्ड एक बड़ा मसला है, क्योंकि क्या मेरा सवाल ये भी है, क्योंकि आप समस्या को समझ रहे हैं, तो क्या पत्रकारों की जो लड़ाई है, क्या अपने संगठन के माध्यम से लड़ रहे हैं? क्या उन पूंजीपति जो ताकतें हैं, क्या उन ताकतों से पत्रकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या पत्रकारों को जो वाजिब हक है, उनके अधिकार हैं, उनका जो न्यूनतम जो वेजेस उनके होने चाहिए, जो उनकी तनख्वाह होनी चाहिए, जो उनके अधिकार और हक की लड़ाई क्या आप लोग लड़ रहे हैं? क्योंकि इतने सालों बाद भी ये तो हमें मानना पड़ेगा, चाहे इंदिरा युग से मोदी युग में आ गए हैं, लेकिन वो अधिकार तो अभी भी पत्रकारों को नहीं मिले हैं ना। नहीं मिले, जो दूसरों की बात रख रहे हैं, दूसरों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन पत्रकारों की लड़ाई कौन लड़ेगा? सम्मानजनक मानदेय पहले भी नहीं मिलता था, अभी भी नहीं मिल रहा है, और जो देने की इच्छा रखते हैं उनके पास साधन नहीं बचे। अब विज्ञापनों में कमी हो गई है, समाचार पत्र की जो आमदनी थी उसमें रोक लग गई है। किससे रोक लगाई? केंद्र सरकार ने जब से जीएसटी शुरू किया, विज्ञापनों में जीएसटी, अखबार के कागज की खरीद में जीएसटी, अखबार के प्रेस में इस्तेमाल होने वाली स्याही पर जीएसटी, और जीएसटी के कारण समाचार पत्रों के विज्ञापन कम हो गए हैं। बहुत सारे अखबार इसलिए निकलते थे कि उन्हें स्थानीय लोग सहयोग देते थे, अपने छोटे छोटे विज्ञापन दे दिया करते थे। हम ही जब अपना साप्ताहिक अखबार निकलते थे तो अपने क्षेत्र के दुकानदारों से कहते, भाई विज्ञापन दो, 15 अगस्त आ रहा है या कोई और अवसर है, तो वे हमें बड़े खुशी से विज्ञापन दे दिया करते थे। ठीक है चंदा साहब, इतना ले जाइए, आप ये छाप दीजिएगा। अब वो भी नहीं देते, अब वो कहते हैं गुरु माफ़ करो। क्यों? अगर 1000 रुपये का विज्ञापन हमको मिलेगा तो 1000 रुपये की जीएसटी हमको देनी होगी। तो अगर हम अपनी जीएसटी दें तब तो उस विज्ञापन को छापें, और हमारा चाहने वाला दुकानदार भी, एक स्थानीय उत्पादन करता हमको जो विज्ञापन दे रहा है वो उसकी सहायता राशि हो जाती है, उसके प्रोडक्ट का मूल्य नहीं होता विज्ञापन,
और उस पर वो जीएसटी क्यों देना चाहेगा। इसलिए हमारी आमदनी भी घट गई है। आज देश के छोटे समाचार पत्रों के सामने बहुत बड़ी समस्या है आर्थिक। उनके पास संसाधन नहीं कि वो अपने अखबारों को छपा सकें। यानी आप कह रहे हो कि बहुत संसाधन बहुत सीमित है, सीमित संसाधन में भी जो छोटे अखबार हैं वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ रहे हैं और वही लड़ भी सकते हैं, बड़े अखबार नहीं लड़ सकते। जनता की लड़ाई बड़े अखबारों ने कभी नहीं लड़ी। बड़े अखबारों ने हमेशा अपने पूंजीपतियों की लड़ाई लड़ी है, उनके ही हितों के मोर्चे खोले हैं, चाहे वो राजनीतिक हों या औद्योगिक हों। और छोटे समाचार पत्र ही जनता के आवाज़ को उठाते थे। एक बात और है कि अब युवकों का ध्यान लेखन से कम हो गया है। मोबाइल युग आ गया है, तो हम सब मोबाइल में ही सब बात करते हैं, हम व्हाट्सएप से ही बात करते हैं। अब लिखने पढ़ने का युग धीरे धीरे कम हो रहा है। तो नुकसान हुआ पत्रकारिता को उससे? इससे पत्रकारिता को नुकसान हो रहा है। पत्रकारिता की तरफ झुकने वाले जो हमारे नवयुवक हो सकते थे, उनको मंच अब नहीं मिल पा रहा है। लेकिन चंद्रों जी, मेरा एक सवाल और है आपसे। कहीं ना कहीं एक सवाल उठा कि डॉक्टर के लिए जब एमबीबीएस ज़रूरी है, वकील के लिए जब एलएलबी ज़रूरी है, तो पत्रकारों के लिए क्या कोई न्यूनतम योग्यता होना ज़रूरी है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं पत्रकारिता में भी काफ़ी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग घुस जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं पत्रकारिता की साख पर बट्टा जरूर बैठता है, और जो योग्य लोग हैं, जो एलिजिबल लोग हैं, कहीं ना कहीं वो भी सवालों के घेरे में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कहा गया है कि जो एक गंदी मछली होती है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कि आपको लगता है स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की हैसियत से और एक वरिष्ठ पत्रकार, खांटी पत्रकार होने की हैसियत से आप क्या कहेंगे? क्या पत्रकारिता में पत्रकार बनने के लिए क्या एक मिनिमम क्वालिफिकेशन निर्धारित होनी चाहिए, जिस तरह वकीलों और डॉक्टरों के लिए भी क्वालिफिकेशन होती है? क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं आप, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में अगर विधायिका भी एक सिस्टम को फॉलो करते हुए आती है, कार्यपालिका के सिस्टम को फॉलो कर रही है, न्यायपालिका के सिस्टम को फॉलो कर रही है, केवल चौथा पिलर जो लोकतंत्र का जो चौथा पिलर है पत्रकारिता, उसके लिए कोई मानक नहीं है। तो जब चौथा मानक जो होगा वो अगर डिस्टर्ब होगा, कमजोर होगा, तो लोकतंत्र के लिहाज से तो आपने बहुत बुनियादी अच्छा सवाल नहीं है ना? उठाया ये तो है। बहुत ये बहुत बुनियादी सवाल स्वस्थ है। लोकतंत्र की कैसे परिभाषित होगा? पहले विद्यालयों में बच्चों को निबंध सिखाया जाता था, लेखन सिखाया। आज लेखन का वो दौर नहीं है। शिक्षक भी वैसे शिक्षा नहीं दे रहे विद्यार्थियों को। अब लेखन की कला अब बच्चों में देखने को नहीं मिलती है। पहले लोगों को, बच्चों को ऐसे लिखाए जाते थे, उन्हें डिक्टेशन दिया जाता था, हम बोल रहे हैं लिखिए, डिक्टेशन दिया जाता। अब वो सब बंद हो गया है। तो बच्चों के अंदर वो प्रतिभा अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसलिए अब यह आवश्यक है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वालों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण होना आवश्यक है। उनके लिए एक न्यूनतम योग्यता निर्धारित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए वो न्यूनतम योग्यता? आप क्या सजेस्ट करते हैं सरकारों को? क्योंकि अब लोगों को लेखन शैली लोगों की उतनी अच्छी नहीं है कि वो अच्छी खबर लिख सकें, अच्छी कहानी लिख सकें। मैंने देखा है इस क्षेत्र में पहले लोग आते थे, स्कूल से सीधे आ जाते थे और उनकी कलम बड़ी पैनी होती थी, वो ऐसे मुहावरे फीट करते थे, मालूम पड़ता था कि यहाँ बच्चे विद्वान हैं, इन्हें किसी विद्वान का संरक्षण मिला है। लेकिन अब वो दौर है नहीं। अब वो हमको इस मोबाइल युग ने, IT युग ने उस चीज़ को छीन लिया है। तो क्या होना चाहिए? मतलब जो योग्यता, हमारा बार बार सवाल वही है कि एक पत्रकार बनने के लिए मिनिमम योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या निर्धारित होनी चाहिए, ये होना जरूरी है ताकि इसकी साख बची रहे। जी हाँ, बिल्कुल बुनियादी सवाल है आपका। ऐसा होना चाहिए। पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाले को कुछ चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। समाचार पत्र और पत्रकार से संबंधित कानून, लेखन शैली का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए एक प्रारंभिक योग्यता होनी आवश्यक है। क्या वो योग्यता क्या हो, मतलब कैसे वेरीफाई कोई होगा? प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए, ताकि वो जब इस क्षेत्र में आए तो परिपक्व होकर के अपनी लेखनी से समाज को लाभान्वित कर सके। मैं एक दो
पत्रकारिता विद्यालयों में गया हूँ, मुझे बुलाया गया प्रेस काउंसिल मेंबर होने के नाते कि आप 1-2 लेक्चर दे आप 2 दीजिए। बार के प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर भी रह चुके हैं। मैं 3 बार रह चुका 3 हूँ। बार के मेंबर जी रह हाँ, चुके 3 हैं बार। आप। तो मैं जब उस विद्यालय के छात्रों से मिलने गया तो मैंने उनके अंदर एक उत्सुकता पाई। वो जो पत्रकारिता का आभामंडल है, आकर्षण है, वो उस आकर्षण से ग्रसित है, परंतु प्रतिभा नहीं है उनमें। वो ये चाहते हैं उन्हें बढ़िया बैनर मिल जाए ताकि एक पत्रकारिता के रौब का इस्तेमाल करके। यानी वो सोचते कि पावर सेंट्रिक। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रतिभा की कमी थी। वे मुझसे ये जानना चाहते थे कि आप प्रेस काउंसिल के माध्यम से हमारा रौब कैसे और बढ़ सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो गनमाइक है, जो पत्रकारिता है, कहीं ना कहीं रौब झाड़ने का भी वो बन गई है। जी हाँ, पत्रकारिता पहले पाठकों को अच्छा साहित्य, अच्छे विचार देते थे और बहुत ही छन्नी से छान छान करके वो सामग्री मिलती थी, जगाती थी। जगाती थी और उनके अंदर से अंतर्मन को जगाती थी। आज ऐसा कुछ भी लिखने पढ़ने को नहीं मिलता। क्या इसके लिए कोई डिग्री, डिप्लोमा कुछ वो होना चाहिए? निश्चित रूप से होना चाहिए। जो डॉक्टर्स इंजीनियर्स की मैं बात की, निश्चित रूप से ये होना सवाल चाहिए। उठते हैं अक्सर, कई प्लेटफॉर्म पे सवाल उठते रहे हैं। अब ये उठने भी चाहिए और ये अनिवार्य होना भी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि वे नवयुवक जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आने रहते हैं उन्हें प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए और उन्हें प्रशिक्षण दे, उनके लिए इस तरह का पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए ताकि वो जब किसी संस्थान में जाएं, हालांकि ऐसे बहुत सारे संस्थान खुल गए हैं, सरकार ने भी खोल रखा है, उनकी प्रामाणिकता कैसे जगोगी? निजी तो कहीं ना संस्थान। कहीं इतनी महंगी फीस, क्योंकि कहीं ना कहीं पत्रकार बन जो आते हैं कहीं ना कहीं बड़े गरीब घरों से भी होते हैं, वो कोर्स कर तो ले, लेकिन वो लाखों की फीस जो अब पत्रकारिता के जो संस्थान है कहीं ना कहीं बिल्कुल कुकुरबुत्ते की तरह संस्थान खुल गए हैं खुल गए हैं और कहीं ना कहीं बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं उन सपनों को पूरा करने के लिए, वो सपने पूरे हो नहीं हो वो तो बात का विषय है, लेकिन वो सपने दिखाए जो सपने ही जाते तो हैं विकृतियां पैदा लाखों कर रुपए रहे फीस हैं। होती है। तो कैसे करेंगे ये? वही सपने क्या विकृतियां पैदा कर रहे हैं। सरकार को इस तरह पहल करनी चाहिए? सरकार को क्या जिस तरह से इसकी कॉलेजों में पढ़ाई होती है, क्या सरकार को डिप्लोमा कोर्सेज या कुछ ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए? बहुत सारे क्योंकि चौथा विश्वविद्यालयों स्तंभ ने अगर कमजोर रहेगा, अगर चौथा स्तंभ अनट्रेंड रहेगा, बिना किसी कौशल के, बिना किसी ट्रेनिंग के, अगर चौथा स्तंभ कि हम जो लोकतंत्र में बात करते हैं मीडिया की, वो कमजोर रहेगा तो कहीं ना कहीं वो पूरे लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं होगा। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने पत्रकारिता संबंधित पाठ्यक्रम खोल रखे हैं, वे प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, डिप्लोमा डिग्री भी दे रहे हैं और ये आने वाले युवकों पर निर्भर करता है कि वे इस ओर आकर्षित होने के साथ साथ पहले अपनी प्रतिभा को निखारें, अपनी लेखन शैली को निखारें, फिर इस क्षेत्र में आए। सबसे मेन चीज़ अपनी लेखन शैली को अच्छा करें। और सवाल ये पैदा हो गया है कि अब हर चीज़ जीविका से जुड़ गई है, जीवन यापन से जुड़ गई है, उससे जुड़े हुए आकर्षण से आकर्षित होकर जब आदमी करता है, पैशन प्रोफेशन में बदल गया है। जी हाँ, जो पैशन था पत्रकारिता, जो पैशन था वो कहीं ना कहीं प्रोफेशन बन गया है। निश्चित मैं कहता हूँ सिटी से बन गया है, कितने का पैकेज, जी हाँ, वो पैकेज का खेल होगा। पत्रकारिता कहीं ना कहीं पैकेज में बढ़ गई है। एक सवाल है मेरा चंदोला जी आपसे, सूचीबद्ध मान्यता प्राप्त पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकारिता, कई पत्रकार हुए लेकिन पत्रकारों को भी जब बांटा जाता है मान्यता प्राप्त, तो क्या ये मान्यता, क्योंकि पत्रकारों की अक्सर शिकायत ये रहती है कि भाई जो अच्छे पत्रकार हैं, जो अनुभवी पत्रकार हैं, जो काम करने वाले पत्रकार हैं, जिन्होंने काम किया है संस्थानों में, अच्छे संस्थानों में, भाई उनको तो मान्यता सरकार ने दी नहीं। और कहीं ना कहीं कहा जाता है जो धोबी है, जो नाई है, कुछ इस तरह की असामाजिक प्रवृत्ति के लोग कहीं ना कहीं पत्रकारिता में घुस गए हैं और भाई उन्होंने अपना मान्यता प्राप्त कार्ड बना लिया और वो भाई सरकार की नज़र में मान्यता प्राप्त है, और जो असल पत्रकार है कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। आप जिनकी बात कर रहे हैं उन्हें मान्यता दिलाने की जिम्मेदारी उनके प्रतिष्ठान की है। प्रतिष्ठान जिनको समझता है कि इसे मान्यता दिलानी चाहिए, वो उसका नाम सूचना विभाग को भेजता कि इन्हें मान्यता दे दी जाए, और वो प्रेस मान्यता केवल समाचार संकलन के लिए होती है। मैं छोटे अखबारों की बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि आप छोटे मध्यम अखबारों को आप रिप्रेजेंट करते हैं देश भर में, ये समस्या बड़े अखबारों से ज़्यादा छोटे अखबारों के साथ है। हाँ, वो मामला है, लेकिन संस्थान ही इसको रिकमेंड करता है कि मेरे फला पत्रकार को प्रेस मान्यता दे दी जाए,
और ये प्रेस मान्यता केवल इसलिए होती है कि आपको समाचार संकलन में किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। आप किसी ऐसी जगह जहां आपका प्रवेश रोका जा सकता है, वहाँ आप ये बताया कि भाई मैं मान्यता प्राप्त भी हूँ, मुझे ये कवरेज करने दिया जाए, ये उसके लिए होता है। परंतु जब से इसमें कुछ सुविधाओं को जोड़ा गया है, तब से ये बुराई आ गई है मान्यता वाली। इस मान्यता का कोई वजूद नहीं है। वजूद सिर्फ इतना है कि आप समाचार संकलन के लिए प्रेस मान्यता आपको दिलाई जाती है। यानी आप सरकार की नज़र में पत्रकार हैं एक तरीके से। हाँ, ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन सरकार भी क्या करेगी? सरकार के सामने आपके संस्थान ने नाम दे दिया, सरकार ने मानक बनाया, इस मानक को पूरा करेंगे तो आपको प्रेस मान्यता दी जाएगी। लोग अब चूँकि इसमें व्यापारिक युग है, तो व्यापारिक में हर चीज़ मैनेज हो जाती है। आपने उन मानदंडों को मैनेज कर लिया, आपको प्रेस मान्यता मिल गई। तो अखबार क्या व्यापार है? आप मानते हैं अखबार और व्यापार साथ साथ चल सकते हैं? आप अखबार को व्यापार मानते हैं? लोगों ने बना दिया है, मानता तो मैं नहीं हूँ। नहीं मानते तो फिर सवाल है इसी पे जी। कि एक नया अखबार रजिस्टर कराने के लिए, कोई नया अखबार रजिस्टर कराता है तो उसके लिए कोई पैरामीटर होने चाहिए, या कोई भी नया आदमी अगर रजिस्टर करा ले, चाहे वो दुकानदार हो, लाला हो, व्यापारी हो, अपराधी हो, कोई भी हो, क्या वो अपना अखबार रजिस्टर करा सकता है? या अखबार रजिस्टर कराने के लिए कुछ पैरामीटर्स ऐसे होने चाहिए कि भाई जो पत्रकारिता का अनुभव रखता हो या जिसने पत्रकारिता के क्षेत्र पर प्रशिक्षण लिया हो, केवल वही आदमी एक नया अखबार रजिस्टर करा पाए? क्या कुछ इस तरह की चीजें होनी चाहिए? मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ। समाचार पत्र क्यों निकाले जाते थे? कोई भी युवक, कोई भी नया प्रतिभाशाली व्यक्ति जब समाज में उठता बैठता है, वो देखता है, उसे कुछ चीज़ चुभती, उसके अंदर कुछ विचार पैदा होते हैं, तो वो अपनी उस विचारधारा को वितरित करने के लिए लोगों में, उसे स्थापित करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए अपने अखबार को निकालने की कोशिश करता है। ये थी प्रारंभिक स्थिति। अब चूँकि ये धीरे धीरे व्यापार में बदल गया है, लोगों ने इसको व्यापार बना दिया है छोटा मोटा, तो लोग इसमें एक तरह से छोटे माफिया पैदा हो गए हैं। उन्होंने एक प्रेस लगा लिया, कहा कि साहब आइए आप भी अपना अखबार निकाल लीजिए, और जो निकाले जा रहा है उसको इस बात से कोई चिंता नहीं कि मैं क्या काम करता हूँ, मेरी शैक्षिक योग्यता क्या है, मेरे पास कुछ विचार है या नहीं, मैं अखबार में क्या दूंगा, क्या सामग्री होगी, उसे कौन पढ़ेगा और उसका क्या संदेश जाएगा। लोगों ने इस दिशा में सोचना बंद कर दिया। पहले अखबार लोग निकालने जाते थे विचारों से प्रभावित होकर। लोग समाज में जाते थे, उठते थे, बैठते थे। कोई सब्जी लेने ही जा रहा है, कोई मिल में काम करता, मिल वर्कर ही है, उसे कोई मिल में पीड़ा हुई किसी तरह की वैचारिक शारीरिक, उसने अपनी बात कही नहीं चाहिए, बड़े अखबार ने नहीं छापी, तो उसे लगा कि मैं अपने अखबार में छापूंगा। उसने अखबार निकाला, उसके पास वो पीड़ा थी, वो विचार था, उसने उस पीड़ा से संबंधित लोगों को इकट्ठा किया और उनके विचारों को मंच देने के लिए अखबार निकाल दिए। छोटे अखबार इस तरह पहले निकलते थे। इसी तरह से साहित्य गतिविधि वाले भी थे कि जो कविताएं लिख रहे हैं, कविता छापने वाला मंच नहीं है, उन्होंने कहा ठीक है, हम कविताओं के लिए पत्रिका निकालते हैं। कहानीकार थे, उन्होंने भी यही किया कि साहब हमारी कहानी अखबार में अखबार में केवल समाचार होते हैं, कहानी या इस तरह की इसके लिए एक पृष्ठ होता है संपादकीय वाला, उसमें इतना स्थान नहीं मिल पाता कि लोग अखबार निकालें। मैं भी जब विद्यार्थी था कक्षा 8 और 9 में, मुझे एक बार एक ने छेड़ दिया, तुम भी लिखो। मैंने कहा लिख के क्या करूं? मैंने एक चिट्ठी लिखी लेटर टू एडिटर, और उन दिनों गिने चुने अखबार निकलते थे। दैनिक जागरण एक, आज, स्वतंत्र भारत, विश्वामित्र मेरे शहर कानपुर से। तो मैं उस चिट्ठी की कॉपी करके इन अखबारों में दिया था, जिसमें एक कोई मौलिक विषय होता था। मेरे वो मौलिक विषय के पत्र 4-4 कॉलम के छपते थे। उसने मुझे उत्साह पैदा किया मेरे अंदर। तो मैंने कहा अब जब मुझे कुछ लिखना ही है तो मैं क्यों ना अपना अखबार निकालूं, उसमें इन विषयों को दूं। मेरे साथी कहते थे कि क्या लिख रहा तू भाई? उन्हें पढ़कर लगता है वो भी रोमांचित होते थे कि आज चंदोला ने ये पत्र लिखा है, अखबार में लेटर टू एडिटर में छपा है। मेरे ज़्यादातर पत्र 3 कॉलम 4 कॉलम में छपते थे लेटर टू एडिटर में। वहाँ से मेरे अंदर वो उत्साह आया
तो ये मेरे साथ ही नहीं, बहुत मेरे समकालीन आप बहुत कह रहे हो सारे। कहीं ना कहीं ये पैशन था, जो पैशन आपको खींच के लाया, जी आज के दौर की तरफ प्रोफेशन नहीं था ये। ना, उस समय मेरे अंदर ये था। एक बार लेटर टू राइटर लिखा, पूरा का पूरा हु बिना कॉमा फुल स्टॉप काट के पूरा का पूरा छाप दिया गया, और उसने काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसने मेरे अंदर जिज्ञासा पैदा की, लोगों ने मुझे तारीफ की, मेरे को प्रोत्साहित किया। मुझे लगा कि भाई मुझे प्रशंसा भी मिल रही है, सम्मान भी मिल रहा है। ये 1976 का दौर था ये दौर 1976 से पहले का है, उससे पहले का है। ये जब मैं कक्षा 9-10 में था तब की बात है। मैं समझता हूँ शायद 68-69 की बात है, 68-69 की बात है। तब गिने चुने अखबार, एक दैनिक आज था, स्वतंत्र भारत था, और विश्वामित्र दैनिक था, दैनिक जागरण में चंद्र जी, इतना लंबा आपने जो दौर देखा है, हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे। हम जो दौर की बात करते हैं तो दो दौर को बड़ा याद किया जाता है। अगर कांग्रेस से पूछे तो वो इंदिरा दौर को सबसे बेहतर दौर बताती है। इंदिरा के दौर को कहीं ना कहीं प्रेजेंट करने की कोशिश करती है कि भाई अमेरिका से लेकर पाकिस्तान को अगर कोई कड़क आवाज में जो जवाब देता था तो वो इंदिरा गांधी थी। वही मोदी युग में भाजपाई कहते हैं कि भाई मोदी जी जितने कड़क नेता इतिहास में पैदा नहीं हुए, जो पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक को साधना जानते हैं। तो मेरा सवाल ये आपसे है, इंदिरा युग से लेकर मोदी युग में जब आप देखते हैं तो पत्रकारिता, क्योंकि मोदी युग से पहले जब इंदिरा युग को याद किया जाता है तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी का दौर भी याद किया जाता है, और कहा जाता है कि भाई अखबारों में के लिए भी भाई आपातकाल की स्थिति बनाई गई, अखबारों से उनके अधिकार छीन लिए गए। वही जब मोदी युग की बात आती है तो ये आरोप लगाए जाते हैं विपक्षी पार्टियों द्वारा कि भाई मोदी युग में तो भाई पत्रकारों का बिल्कुल दमन करके रखा हुआ है, पत्रकार खुलकर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा ये सवाल आपसे है कि इंदिरा युग ज़्यादा बेहतर था या मोदी युग ज़्यादा बेहतर? अब विकृतियाँ ज़्यादा हो गई हैं, व्यापारिक प्रतिस्पर्धाएँ ज़्यादा हो गई हैं, इस वजह से बहुत ह्रास हो गया है हमारी सोच में। तो बेहतर कौन सा युग था, मोदी युग बेहतर था या इंदिरा गांधी का युग बेहतर? मोदी युग बेहतर है, इंदिरा गांधी का युग बेहतर था? युग तो दोनों बेहतर नहीं है। इंदिरा जी के युग में हमें इमरजेंसी की याद दिलाई जाती है, उस युग में भी उत्पीड़न होता था, आज भी हो रहा है, आज रोज शिकायतें आ रही हैं। तो अगर उनकी समालोचना की जाए तो एक जैसे ही हैं। हाँ, उस युग में, इंदिरा जी वाले युग में एक काला अध्याय जुड़ रहा है इमरजेंसी का। इसमें अखबार निकालना तो क्या बोलना, खड़े होने तक में आदमी डरता था। मुझसे कहा था भगवान जी ने, इमरजेंसी में कहीं अखबार निकलता है? मैं उनसे आशीर्वाद मांग लिया। मैंने कहा दादा कुछ पढ़ना चाहता हूँ, इमरजेंसी में लिखा पड़ा क्या काम होता है। बिल्कुल छिड़क दिया उन्होंने उसको। हाँ, उस दौर में हमें लिखने की आज़ादी थी, थोड़ी बहुत, पूरी तो नहीं थी, थोड़ी बहुत थी। ठीक, अच्छा, वन लाइनर क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, उम्मीद करूँगा छोटे छोटे आंसर देते हैं इसमें, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। पिछले 20-25 सालों में पत्रकारिता में आया सबसे बड़ा बदलाव आप किसे मानते हैं? एक लाइन में आंसर दीजिए। पिछले 20-25 सालों में पत्रकारिता में आया सबसे बड़ा बदलाव आप किसे मानते हैं? ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, इसमें जो व्यापारिक प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ी है, उससे नुकसान हुआ है। जी, अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, छोटे आंसर रखेंगे। क्या डिजिटल मीडिया के बढ़ने से छोटे मझोले अखबार कमजोर हुए हैं या मजबूत? कमजोर हुए हैं। किस पत्रकार के दौर में छोटे अखबारों को सबसे अच्छा सहयोग मिला? ये कहना मुश्किल है। फिर भी कंपैरिजन करें तो किस सरकार में के दौर में छोटे अखबारों को सबसे अच्छा सहयोग मिला आपकी नज़र में? इसकी तो मैं क्रेडिट दूंगा इंदिरा जी की सरकार को। इंदिरा जी की सरकार को? जी। जी, अगर वो इमरजेंसी वाला दौर हटा दिया जाए तो भी हाँ, जी हाँ। जी जी। क्या आज विज्ञापन नीति, क्योंकि उत्तराखंड में ही मामला बड़ा चर्चा में रहा, 1100 करोड़ रुपए दिए गए अखबारों को, उसको लेकर तमाम दलीलें प्रस्तुत की गई, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। तो एक सवाल मेरा इस पे भी है, क्या आज के दौर में
विज्ञापन नीति निष्पक्ष है या छोटे अखबारों के साथ भेदभाव होता है? भेदभाव होता है, निष्पक्ष नहीं है। होता है। जीएसटी और कागज की बढ़ती कीमतों ने छोटे अखबारों को कितना नुकसान पहुंचाया है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्या आपको लगता है कि बड़े मीडिया हाउस छोटे प्रकाशनों को दबाने की कोशिश करते हैं? जी करते हैं। क्या कारण होते हैं? आर्थिक कारण, विज्ञापनों का जो निर्धारित कोष है उससे कहीं इनको ये हिस्सा न ले जाएं, अच्छा वो हिस्सा छीनने के लिए। जी। सरकारों और मीडिया के रिश्ते आज किस दिशा में बढ़ रहे हैं? सहयोग की ओर या नियंत्रण की ओर? नियंत्रण की ओर। अभी कह रहे सरकार कहीं ना कहीं मीडिया हाउसेस को नियंत्रित करके रखना चाहती है। जी हाँ। जी। क्या डीआईपीआर और पीआईबी की नीतियां छोटे अखबारों के लिए न्यायपूर्ण हैं? नहीं। उत्तराखंड में गांव खाली होने, यानी जो पलायन हो रहा है उत्तराखंडी गांवों से, गांव खाली हो रहे हैं, उस पर मीडिया की भूमिका कितनी प्रभावी रही है? काफी प्रभावित कर मीडिया ने। यदि आप कह रहे हैं पलायन की समस्या या उत्तराखंड में मीडिया वो रख रहा है सामने, जी हाँ। समुचित ढंग से रख रहा है जितनी रखनी चाहिए, जी हाँ। या और रखने की जरूरत है? और जरूरत है। और जरूरत है। क्या पहाड़ की असली समस्याएं राष्ट्रीय मीडिया में कभी जगह पा पाती हैं? नहीं। क्या कारण है? प्रलोभन। क्या महिलाओं और ग्रामीण पत्रकारों को, मेरा सवाल फिर मैं रिपीट करता हूं, क्या महिलाओं और ग्रामीण पत्रकारों को उतने मौके मिलते हैं जितने मिलने चाहिए? नहीं। छोटे अखबारों को जीवित रखने के लिए एएसएमएनआई भविष्य में क्या नई पहल करने वाली है? अभी तो ऐसा कोई प्रस्ताव है नहीं। ये आपका जो संस्थान है, ये ऑल स्मॉल मीडियम न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, ये भविष्य में क्या पहल करने वाला है छोटे अखबारों को जीवित रखने के लिए? हम अपने ओर से समस्याओं का समाधान प्रस्तावित करते हैं सरकार के साथ, फिर हम करने जा रहे हैं। जी। क्या पत्रकारिता अब एक सेवा रह गई है नहीं। या सिस्टम पर निर्भर पेशा बन चुकी है? सिस्टम पर निर्भर पेशा ही बन गई है। क्या आपने अपने करियर में कभी सरकारी दबाव, धमकी या रोकथाम का सामना किया? नहीं। नहीं। ऐसा क्यों? हमने उस स्तर पर कोशिश ही नहीं की कभी। कभी दबाव नहीं आया, सरकारी दबाव आप पर? नहीं। और कहा जाता है कि पत्रकार में बड़ा दबाव रहता है, इसका मतलब झूठ बोलते हैं पत्रकार? नहीं, दबाव रहता है, लेकिन वो दबाव इसलिए क्योंकि उनका अपना जो उनकी अपनी अभिलाषाएं हैं वो इतनी अधिक होती हैं और वे दूसरे से प्रभावित होकर के कि भाई उसकी कमी मेरी कमी से ज़्यादा साफ क्यों है, इस लालच में वो दबाव में आते हैं। यानी आप कह रहे हैं पत्रकार भी कहीं ना कहीं सरकारी प्रलोभन में आकर उस नेक्सस में फंस जाते जी हैं? हाँ। जी हाँ। जी हाँ। जी। और अगर प्रलोभन में ना रहे तो खुलकर पत्रकारिता की जा सकती है जी वर्तमान दौर बिल्कुल में। बिल्कुल। जी। छोटे अखबार और जन जागरण क्या आज भी ये भूमिका उतनी ही मजबूती से निभाते हैं जितनी पहले निभाते थे? अब नहीं निभा पा रहे हैं। क्या आज की सरकारें आलोचना स्वीकार करने के लिए तैयार हैं क्या? यानी नहीं। आज की सरकार में बात करता हूं, केंद्र में सरकार क्या आलोचना स्वीकार करने के लिए तैयार है? नहीं कर पाते। क्या प्रदेश में उत्तराखंड में जो धामी सरकार है, क्या वो आलोचना स्वीकार करने के लिए तैयार है? नहीं। क्यों तैयार नहीं होती सरकार? सच्चाई का सामना करने की सामर्थ्य किसी में नहीं इस समय। क्या आरएनआई पीआरजीआई की प्रक्रिया पारदर्शी है या इसमें सुधार की जरूरत है? सुधार की बहुत आवश्यकता है। सुधार क्यों नहीं हो पाते? इस समय जो कानून बनाए गए हैं और जो उनके अनुपालन की प्रक्रिया है वो दूषित है। युवा पत्रकारों के लिए वर्तमान दौर में सबसे बड़ी चुनौती आप किसे मानते हैं? उनकी अपनी प्रतिभा और वो जो ग्लैमरस लाइफ जीना चाहते हैं, ये उनके लिए कठिनाई पैदा करता है। यानी वो सपना दरकिनार रखें, मतलब वो
आप कह रहे हैं कि जो ग्लैमर, जो पावर का जो नशा कहीं ना कहीं उन्हें जर्नलिज्म में ले आता है, जी हाँ, जो हकीकत से कहीं दूर होता है जी ना? हाँ, जी हाँ। तो आप कह रहे हो कि वो भूल कर आए। वो छोड़ के आए और मन में लेखन शैली के द्वारा सेवा की भावना अगर लेके आएंगे तो सफल हो पाएंगे। तो सफल हो पाएंगे। आपके अनुसार पत्रकार का सबसे बड़ा धर्म क्या है और क्या आज की पीढ़ी इसे निभा रही है? जन सेवा ही उनका धर्म होना चाहिए, जो अब नहीं है। आपने अपने जीवन में जब महसूस किया हो पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत, और हालांकि आपने महसूस की हो अपने 5 दशकों के कार्यकाल में, वो क्या थी जब आपको लगा कि हाँ भाई, जो पत्रकारिता का जो मेरा पैशन है, इसमें मैं आया हूँ, ये बड़ी ताकत है इसमें? अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की बात, मैं लोगों की, कोई वाक्य बता दीजिए, कोई वाक्य हो आपके जीवन में। मेरे जीवन वाकया ये था कि हमारे कुछ साथी पत्रकारों को कई बार पुलिस उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। वो अक्सर मेरे पास आते थे तो मैं उनकी मदद के लिए खड़ा हो जाता था, और उस समय मैं इस बात की चिंता नहीं करता था कि यह पुलिस का अधिकारी मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा। मैं उसकी चिंता किए बगैर तैयार होकर के उनसे लड़ जाता था। और मेरे मन में हमेशा साथियों के प्रति रही, मैं उनको शिक्षा देता था कि भाई देखो, अपनी सीमाओं को पहचानो और उन सीमाओं के अंदर अपना काम करो, और जो आपका दायित्व है उसका निर्वाह करो, तो आपको कहीं किसी से कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर भी होती तो मैं हूँ, और मैं उनकी सेवा में तत्पर रहता था। मतलब मैं हूं ना। जी। वर्तमान दौर में हम देखते हैं कि सबसे आसान काम हो गया है, कोई पत्रकार अगर रिपोर्टिंग करने के लिए जा रहे हैं और आप किसी सरकारी कार्यालय में जाते हैं तो हम देखते हैं सरकारी कार्य में बाधा, जी हाँ, जो अक्सर आप पहले नहीं सुनते थे। जी हाँ, और दूसरा है पत्रकार को ब्लैकमेलर कहकर आरोपों से ध्यान भटका देना। इसे आप किस रूप में देखते हैं, और इसके लिए एक रास्ता, ठोस रास्ता क्या है पत्रकार के पास? क्योंकि अगर पत्रकार ही अपने को कमजोर महसूस करेगा और भयभीत महसूस करेगा तो वो जनता की आवाज कैसे उठा पाएगा? इसका रास्ता ठोस ये है कि पत्रकार पहले ये भूल जाए कि वो पत्रकार है और अपने पत्रकारिता का रौब न माने। वो सामान्य नागरिक की तरह जाए, सूचनाएं एकत्र करे, और इस बात की जानकारी ना होने दे कि वो सूचनाएं एकत्र कर रहा है। ये एक गोपनीय स्तर का काम होता है, सूचना एकत्र करना, फिर उसे एक स्टोरी का रूप देना। जब तक वह अपने आप को ये भूल जाए और पत्रकारिता का रौब न गांठे, सामान्य नागरिक की तरह, एक सामान्य व्यक्ति की तरह सूचना इकट्ठा करें और अपना कर्तव्य का निर्वाह करें, उसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल में भला ये कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि वहां तो पहचान छुप नहीं पाती है। प्रिंट में तो पत्रकार एक आम नागरिक की तरह जाकर जैसे भी चले जाए। इलेक्ट्रॉनिक में भी ये हो गया है, दबाव बनाने के लिए कि मैं, जो उनकी भाषा है इलेक्ट्रॉनिक वालों की, वो भाषा उनके अहंकार को दर्शा देती यानी है। पत्रकारों को भी अपनी मर्यादाओं में रहना होगा। मर्यादाओं में रहना होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि लेकिन जो ब्लैकमेलिंग के जो झूठे आरोप लगते हैं, लग जाते हैं झूठे, वो सिर्फ इसीलिए कि वो अपना अहंकार दिखाने लगते हैं। उसका समाधान क्या है? क्योंकि आप एक संगठन के अध्यक्ष हैं पत्रकारिता के। विनम्रतापूर्वक अपने समाचार संकलन करें, रौब गालिब न करें। अगर इस तरह के झूठे आरोप अगर उन पर लगते हैं तो उसके लिए आपका जो संस्थान है, आपकी जो संस्था है, आपका जो संगठन है, वो किस तरह से पत्रकारों के हितों को प्रोटेक्ट करता है? हमारा संस्थान प्रिंट मीडिया के लिए है, जो छोटे समाचार पत्र हमारे हैं उनके लिए हमारा हमेशा से यह उनके लिए संबोधन रहा है, ये उनके लिए हमारा मार्गदर्शन रहा है कि आप शालीनता से पेश आएँ और किसी भी चीज़ के लिए अपना अधिकार न जताएं। सामान्य नागरिक की तरह समाचार संकलित करें। आपकी कुछ अपेक्षा है, आप अपेक्षा भी जाहिर न करें। अपेक्षा जाहिर करेंगे तो वो ब्लैकमेलिंग में जुड़ जाएगी। जो आपके भाग्य में वो आपको लेकिन हमने यूपी में देखा कई पत्रकारों पे इस तरह के झूठे मुकदमे दर्ज हुए, जो आप लोगों ने भी माना कि झूठे मुकदमे दर्ज हैं। तो इस तरह के जो मामले हैं, लेकिन उसमें उनका अहंकार, उनका प्रलोभन शामिल था। ये कड़वी सच्चाई है। ये कड़वी सच्चाई है। ये कड़वी सच्चाई है जी, ये कड़वी सच्चाई है। कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि लोकतंत्र के चारों स्तंभ जो है सबको अपनी मर्यादाओं में रहना होगा। सबको अपनी मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। मर्यादाओं में रहना होगा। जी जी, ये थे हमारे साथ केशव दत्त चंदोला जी,
जिन्होंने पत्रकारिता के जो 5 दशकों में तमाम सवालों के जवाब हमें दिए, सवाल अगर करेंगे तो शायद महीना भी कम पड़ जाए चंदोला जी का इंटरव्यू लेने के लिए। सवाल बहुत हैं, मैं अक्सर चर्चाएं करता रहता हूं, चंदोला जी का मार्गदर्शन प्राप्त करता रहता हूं। पत्रकारिता का पूरा अनुभव है, इंदिरा दौर से लेकर मोदी युग को देख रहे हैं, तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं, पत्रकारिता को शिखर से लेकर फर्श तक देख रहे हैं और तमाम एक अनुभव समेटे हुए हैं चंदोला जी, जिन्होंने बड़ी बारीकी से अपने अनुभव हमसे शेयर किए। उम्मीद है ये अनुभव पत्रकारिता का कोर्स कर रहे जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए ये काम आएंगे। वो इसको समझेंगे कि भाई मर्यादा हर किसी के लिए बराबर है, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे पत्रकार। लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में एक उम्मीद की किरण होती है कहीं ना कहीं पत्रकारों से। सुप्रीम कोर्ट में भी जब लगता है जजों को इंसाफ नहीं मिल रहा, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर पत्रकारों को ही बुलाते हैं और बड़ा दर्द दिखाते हैं। कुछ समय पहले हमने आपको दिखाया किस तरह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में करीब 5,000 रजिस्टर्ड वकील धरने को सपोर्ट दे रहे हैं या धरने पे बैठे हुए हैं अपने चैम्बर की मांग को लेकर। उनकी उम्मीदें भी कहीं ना कहीं सरकार से ज़्यादा पत्रकारों से है कि पत्रकार उनकी आवाज़ को सरकारों तक पहुंचाएंगे, हुक्मरानों को जगाएंगे। ऐसे में बहुत चुनौतीपूर्ण पेशा है पत्रकारिता, बहुत चुनौतीपूर्ण पेशा है, संभल कर भी चलना है और फिर कहता हूं बहुत कठिन डगर है इस पनघट की। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। बहुत बड़ा इंटरव्यू हो गया भाई, ये तो इसके लिए मैं तैयारी नहीं था आपने तो